और उसके बाद है परिंदे। परिंदे, ठीक है। ये तो हो गई पहली कैटेगरी में। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी में है कि पढ़ लेना चाहिए, पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इसमें नोट कीजिए, इसमें एक कहानी का नाम है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव, जीव का मतलब आत्मा, भोला राम का जीव। जीव, जीव समझते हैं। दूसरी कहानी का नाम है बदबू। तीसरी कहानी है मेरा दुश्मन। अगर आपने इस कहानी को समझ लिया ना, तो दुनिया में कुछ भी समझ सकते हैं। इसको नहीं समझ पाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अगर इसको समझ गए तो आप पाएंगे इससे अच्छी कोई कहानी नहीं है। ये सबसे क्लासिक कहानी है, समझ नहीं आती है। समझ में ना आने की बड़ी वजह यह भी है कि अभी आप लोगों की उम्र ऐसी है कि आपके जीवन के अनुभव थोड़े सीमित हैं। आज से 10-15 साल बाद पढ़ेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे, क्या बात लिखी है। अगर गलती से अपने पापा या मम्मी को पढ़वा दी तो 4 दिन तक उछलते रहेंगे खुशी के मारे कि क्या पढ़वा दिया है हमें। तो चैलेंज है आप लोगों को, मेरा दुश्मन को ठीक से पढ़िएगा, फिर मैं क्लास में पूछूंगा कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है। अगर ना समझ में कि सीनियर से सलाह ले सकते हैं। सीनियर का मतलब जो प्यार में धोखा खा चुका हो, या जिसकी शादी को कम से कम 3-4 साल हो चुके हो। ऐसे लोग हैं आपके आसपास कुछ सीनियर्स? कोई है आपके आसपास ऐसा व्यक्ति? हाँ, अरे मैं तो समझाऊंगा ही क्लास में बाद में, करीब आप हैं, मैं तो बाद में समझाऊंगा ही। लेकिन क्लास में आने से पहले अगर आप ट्राई करना चाहें तो आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तैयारी कर रहा हो, 3-4 साल उसकी शादी को हो चुके हो, मतलब अर्ध बर्बाद किस्म का व्यक्ति कोई हो, तो आप उससे पूछिएगा इस कहानी का मर्म क्या है, वो समझाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे समझाते हुए, देखिएगा, ठीक है। इन सब बातों से आप ये मत सोचिएगा कि मेरे जीवन में कुछ खराब चल रहा है, मेरा सब ठीक चल रहा है, ठीक है। ये तो मैं हंसी मजाक के लिए कह रहा हूँ, और लेकिन एक कहानी है बहुत अच्छी जीवन को समझने के लिए। मेरा दुश्मन के बाद एक कहानी का नाम है एक नाव के यात्री। एक नाव के यात्री। फिर एक कहानी का नाम है नन्हो। नन्हो, पूरा न आधा न हो, और ऊपर सीधो रेखा, एक ही शब्द है नन्हो, ठीक है। इतना दूसरी कैटेगरी में एक और लिख लीजिए, गुल की बन्नो। गुल की, ग में छोटी ऊ की मात्रा, फिर ल, फिर क में बड़ी ई की मात्रा, और तीनों को एक शब्द बना दीजिए, गुल की। गुल की नहीं, गुल की, एक ही नाम है, गुल की, ठीक है। बन्नो, बन्नो समझते हैं, गुल की बन्नो। इतना बताने से अच्छा लिख ही दिया जाए, वो ज्यादा मतलब श्रम इसमें ज्यादा बच जाता है। गुल की बन्नो, ठीक है, ये नाम है। अब तीसरी कैटेगरी में वो कहानियां जो पढ़ लेंगे तो हिंदी साहित्य पे एहसान होगा आप लोगों का, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ लेना चाहिए। बस क्रम ये रखने से क्या होगा कि हम साथ में चल पाएंगे, खास गति बना पाएंगे। तो तीसरी कैटेगरी में पहली कहानी का नाम है सामान। सामान, 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 गुड्स, लगेज। दूसरी कहानी का नाम है तीसरी कसम। इस नाम से एक फिल्म भी है राज कपूर की, देखिए आप लोगों ने, तीसरी कसम, वही है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसका पूरा नाम ये है। आप तीसरी कसम बस नोट कर लीजिए। इसके नायक ने 3 कस्में खाई है, उसको तीसरी कसम पर पहुंचना है कि कौन सी कसम है। बहुत क्यूट सा नायक है, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के इसके बारे में।
मैं सारी की सारी कहानियां डिस्कस करूंगा क्लास में आपके साथ, कम से कम 5-5 मिनट में, ताकि थीम स्पष्ट हो जाए, फिर हम आगे बढ़े। इसके बाद एक कहानी है दूध और दवा। इसके साथ में लिखिए चुनौती, समझ के दिखाना है। लेखक ने पता नहीं क्या कसम खाई है कि दम है तो कोई समझ के दिखाए, और बड़ा मुश्किल है। जैसे मेरा दुश्मन नहीं समझने की वजह सिर्फ ये कि आपके जीवन के अनुभव कम है, एक समय के बाद समझ में आ जाएगी। दूध और दवा में तो किसी को भी ले आइए, उसकी उम्र कुछ भी हो, सबको तनाव रहता है, क्या कहना चाह रहा है समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद एक कहानी है विजेता। विजेता एक है शबरी। शबरी को जानते हैं कौन है? एक है प्रेत मुक्ति। प्रेत मुक्ति। और अंतिम है सेलर। समझाने से आसान क्या होगा? सेलर। सेलर होता है जो नाविक होता है, जो नाव को सेल करता है, सेलिंग द बोट वाला जो है, वो शब्द हिंदी में लिया है इन्होंने, सेलर। तो आप लोग अपनी अपनी गति के अनुसार पढ़ना शुरू करें। मैं आपको बीच में 1 या 2 दिन का ब्रेक दूंगा कहानियां पढ़ने के लिए, ताकि आप उसको पूरा कर लें, फिर हम शुरू करें। ऐसी उपन्यास में जिस दिन लगेगा कि गति ठीक नहीं चल पा रही है, 1 आध दिन ब्रेक कर लेंगे, ताकि आप उस दिन उपन्यास पढ़ लें और समझते हुए आगे बढ़ें। तो शुरू करें आज का एजेंडा। चलिए, कल हमने प्रेमचंद पूर्व युग पढ़ लिया था, और आज शुरू करेंगे प्रेमचंद प्रसाद युग। प्रेमचंद पूर्व युग के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि टिप्पणियां रहेगी तो आप लिख लेंगे, उसको कोई दिक्कत है नहीं। जो बड़े प्रश्न बन सकते हैं उसके लिए हमें करीब 250 शब्दों तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर 2 है, देखिए सरल सा मामला क्या है। पेपर है आपका 500 नंबर का, यानी कि एक पेपर 250 नंबर का। एक पेपर में आप कितने शब्द लिखेंगे, सवाल इस बात का है। जनरली आप ये मान के चलिए कि आपको एक पेपर में कम से कम 3000 से 3500 शब्द लिखने चाहिए, ठीक है। जैसे जीएस में कितने प्रश्न आते हैं पेपर 1, 2, 3 में? 20 प्रश्न आते हैं, और एक प्रश्न में कितने शब्द लिखने होते हैं? 150 नहीं, आमतौर पर 200 की रेंज उसमें रहती है, जिसका मतलब हुआ कि 4000 शब्द के आसपास आपसे अपेक्षा वहां होती है, ठीक है। 150 लिखेंगे तो भी 3000 हो जाएंगे। इसका मोटा मोटा मतलब है कि 3000 साढ़े 3000 शब्द एक सामान्य बात है 3 घंटे के पेपर में, इतना मान के चलना है। अब 250 अंक हैं और 3500 के आसपास शब्द हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 अंक का प्रश्न है तो आपको लगभग 125 के आसपास शब्द लिख देने चाहिए, या 125 से 150 शब्द लिख देने चाहिए। बात स्पष्ट हो गई? तो जितने नंबर का सवाल है, 10 है तो उसके 1.25 से 1.5 गुना, मतलब 10 गुना करने के बाद 1.25 से 1.5 गुना उतने शब्द आपको लिखने हैं। अब आप ये बताएं, मुझे नहीं पता कि आपको पेपर कैसा आता है, अंदाजा है या नहीं, हल्का सा समझाता हूं ताकि अभी से कंसेप्ट स्पष्ट हो जाए। जैसे पेपर 1 आपका है, दोनों पेपर्स में 2 खंड आते हैं, खंड क और खंड ख। ठीक है। खंड क में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक होंगे, और खंड ख में प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 8 तक होंगे। बस पेपर 2 में इतना है कि इसमें व्याख्या वाला हिस्सा बीच में आएगा, वो कैसे आएगा भी समझते हैं। तो कुल प्रश्न कितने आएंगे? जोर से बोल दो। मैंने कल ही कहा था कि थोड़ा युवा दिखा मत करो, हो गई अंदर से। अब जो नया ट्रेंड है उसमें पहले प्रश्न में 5 हिस्से होंगे, और 5वें प्रश्न में ही 5 हिस्से होंगे, चॉइस कोई नहीं होगी। पहला प्रश्न है कंपल्सरी,
पांचवा प्रश्न भी है कंपल्सरी, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों में ऐसा है। स्पष्ट हुआ? बाकी तीनों प्रश्नों में 3-3 हिस्से आजकल आ रहे हैं। ये ट्रेंड 2008 के बाद ऐसा होना शुरू हुआ और 13 के बाद तो पक्का ही हो गया। तो इधर भी 3-3 हिस्से हैं। ठीक। अब नियम यह है कि आपको पूरे पेपर में 8 में से 5 प्रश्न करने हैं। वो 5 कैसे करने हैं? पहले तो करना ही करना है और 5वां करना ही करना है, उसमें चॉइस नहीं है। बाकी बचे 3 प्रश्न, या तो आप यहां से 1 कर दें, यहां से 2 कर दें, या यहां से 1 यहां से 2, ये आपकी चॉइस है। पर जो प्रश्न करेंगे उसके सारे हिस्से करने होंगे। ये नहीं कर सकते कि 2 यहां से ले लेते हैं 1 यहां से ले लेते हैं, ये नहीं कर सकते। जो प्रश्न करेंगे उसके सारे हिस्से करने होंगे, उसमें इंटरनल चॉइस आपको नहीं मिलेगी। तो बस स्पष्ट हो गई एकदम। हर एक प्रश्न है 50 नंबर का, यानी कि 5 प्रश्न 250 अंक। अगर 50 का है और 5 हिस्से हैं तो हर एक टिप्पणी 10 नंबर की हो गई। तो प्रश्न 1 और प्रश्न 5 में आपके उत्तर का साइज आमतौर पर 125 से 150 शब्द रहेगा, जैसे कल हमने ट्राई किया 150 शब्दों में। ठीक है। जो प्रश्न 2, 3, 4 या 6, 7, 8 है, इनमें 3-3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों का तरीका क्या होता है कि आमतौर पर 15 और 20 रहता है। अब खुद बताइए कि 15 अंकों का प्रश्न है तो 10 गुणा में तो 150 हो गया। हमें 1.25 से 1.5 करना है, 1.5 में 225 हो जाएगा। और इसका मोटा सा मतलब हुआ कि आप लगभग 200 से 225 शब्द इस पर लिख दीजिए 15 नंबर वाले पर। और 20 नंबर वाले पर 15 से गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, 12.5 से गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो इसमें आपकी रेंज 250 से 300 शब्दों की होनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। अब ये भक्ति भाव से सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बातें भूल जाएंगे एकदम। तो आपको हर उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, अभी से कंसेप्ट क्लियर रखिए। अगर टिप्पणी है, टिप्पणी का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 1 या 5। ठीक। अगर टिप्पणी है 10 नंबर वाली तो शब्द होंगे 125 से 150। 15 नंबर के सवाल के लिए हम 200 से 225 मान के चलेंगे और 20 नंबर के सवाल के लिए 250 से 300 मान के चलेंगे, और यही अभ्यास करेंगे शुरू से ही। यह तक सारा स्पष्ट हुआ एकदम। तो बस एक बात और समझ लेंगे तो उसके साथ ही आपको दोनों पेपर की समझ ठीक से बन जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 में अंतर क्या है? पेपर 1 में खंड क हिंदी भाषा का इतिहास है, जो भी आपने पढ़ा नहीं है बाद में चल के पढ़ेंगे। इसमें ब्रजभाषा, अपभ्रंश है, या राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, वो सब सवाल आते हैं। या हिंदी का कंप्यूटर पे कैसे प्रयोग हो सकता है, उस पर सवाल आ जाएगा। ये हिस्सा हिंदी साहित्य का इतिहास है। जैसे यही हिंदी कहानी में प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी अगर आएगा तो यहां पर आएगा। जैसे ही आप पेपर 2 में जाएंगे, स्ट्रक्चर सारा यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। बस खंड क है पद्य साहित्य, खंड ख है गद्य साहित्य। जैसे प्रेम मंजूषा पे प्रश्न आएगा तो यहां पर आएगा खंड ख में, क्योंकि गद्य का मामला है ना। पेपर 2 में केवल एक बात ध्यान देने की कि पहला और 5वां प्रश्न जो होता है उसको बोलते हैं व्याख्या का प्रश्न। व्याख्या, एक्सप्लेनेशंस। 5 एक्सप्लेनेशंस आएंगी। खंड क के पहले प्रश्न में जो 5 व्याख्या आएंगी वो कविताओं से आएंगी, और खंड ख के पहले प्रश्न यानी कि 5वें प्रश्न में जो व्याख्या आएंगी 5, वो गद्य से आएंगी। व्याख्या का मतलब क्या होता है? जैसे आपने उपन्यास पढ़ा, गोदान या महाभोज पढ़ा, तो गोदान में से 3-4 लाइनें वहां पर लिखी होंगी या 2 लाइनें लिखी होंगी। आपको 2 काम करने, तो पहचानना है कि कहां से ली गई ये पंक्ति, और फिर उसके बारे में कि इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या खास साहित्यिक विशेषताएं हैं, यानी जैसे इसकी भाषा कैसी है, इसमें और क्या प्रभाव है, यह आज के जीवन के लिए प्रासंगिक क्यों है पंक्ति, इस तरह की कुछ बातें जिसको विशेष कहते हैं। वो हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कैसे लिखना है।
बात स्पष्ट हुई? ये जो व्याख्या वाला सवाल है ना, 5 और 5 10 व्याख्याएं। गद्य में आप मान के चलिए कि आप 5 में से 3 या 4 तो आराम से पहचान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। एक आध में दिक्कत आ सकती है कभी कभी। तो जो टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है कि व्याख्या पहचान सके। वरना पूरे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में अगर आपको प्रश्न 1 और 5 न करना हो तो एक भी टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि प्रश्न और उसके उत्तर तो वैसे ही हो जाएंगे। पर व्याख्या के लिए जो टेक्स्ट पहचानना है उसके लिए जरूरी है कि आपने उसको पढ़ रखा हो। हालांकि हम क्या करने वाले हैं, इस बार थोड़ा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, 2-3 लोग टीम में लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जैसे प्रेम मंजूषा होगा उसके बाद मैं आपको एक नोट सा सेट दूंगा कि प्रेमचंद की कहानियों में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां से व्याख्या आ सकती है। वो पंक्तियां भी होगी, उस पर 125 शब्दों में व्याख्या लिखी भी होगी, वो आपको हम दे देंगे। साथ में सितारे भी बना देंगे कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि व्याख्या उसी में से है। 10 में से 9 व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी वहीं से। आपको हर रचना पर हम व्याख्या क्या दे देंगे कि इसमें कौन कौन सी पंक्ति व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं गारंटी दस थोड़ा फंसता है कभी कभी, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने पढ़ रखा हो। और भगवान ना करे मान लीजिए एक आ ही गया। कविता में तो बड़ा आसान होता है कभी कभी, जैसे कबीरदास की पंक्ति है, बीच में कबीर लिखा हुआ है पंक्ति के बीच में, तो बड़ा आसान हो जाता है। तुलसी को पहचानना, सुर को पहचानना बहुत आसान है। जब उनको पढ़ेंगे ना वो संकेत करेंगे कैसे पहचानते हैं, आराम से पहचान में आ जाते हैं। और बिहारी वगैरह पहचान में आ जाते हैं। कविता में दिक्कत नहीं आती, कविता में पहचानने में दिक्कत नहीं, कविता में उसका मीनिंग समझने में दिक्कत कहीं कहीं आती है। गद्य में दिक्कत पहचानने में कभी कभी आती है, स्पेशली अगर ना पढ़ा हो तो। इस बार जो व्याख्याएं आई तो 5 में से 4 गद्य की बच्चों ने आराम से पहचानी। मैंने क्लास में पूछा उनसे, वो आधी लाइन सुनते खटराक से पहचान जाते थे, क्योंकि वो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां होती है ना। एक आध पंक्ति ऐसी फंस सकती है कि आप नहीं पहचान पा रहे, तो ऐसे में क्या करें। 500 में से 490 नंबर का पेपर तो आपके रेंज में है पूरा, वो 10 नंबर फंस रहे हैं। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप अनुमान करें कि कहां से हो सकती है। आमतौर पर अनुमान ठीक निकल जाता है। ज्यादा सुरक्षित तरीका ये है, मतलब कई लोग तो ये भी करते हैं कि आसपास से खुसर खुसर करके पता कर लेते हैं, पर वो सुझाव मैं तो आपको नहीं दे सकता हूँ। ये तो आपको अपनी क्षमताओं और अपने बलबूते ही करना होता है। लेकिन उसमें कई बार नुकसान भी हो जाता है कि आपको लग रहा था कि चिंतामणि है या स्कंदगुप्त है, और आपने आगे वाले से पूछा कहां से है, तो उसने हल्का सा देखा कि ये कहां से है, ये तुलसीदास से है। आप कह रहे हैं गद्य की है, ये तुलसीदास बता रहा है, ये कैसे हो सकता है। आपने कहे तो गद्य बोला, अरे यार तुलसीदास का ही, हमसे पूछो ना, कह रहे तुलसीदास का है। अपनी कॉपी है, तुलसीदास लिखा है, उसने तुलसीदास से लिया गया है। उसमें कॉन्फिडेंस इतना चरम है कि हम घबरा गए हैं। और अंत में आपने सोचा ना भाई, इतना कॉन्फिडेंट आदमी देश के प्रधानमंत्री के बाद यही है, तो मैं इसकी बात खारिज नहीं कर सकता हूँ। परंतु आपने देखा कि यह तुलसीदास जी के उपन्यास से लिया गया है, क्योंकि आप उसके कॉन्फिडेंस से घबरा गए थे ना, और बाहर निकल के आपने किसी को बताया कि मैंने लिखा है तुलसीदास जी के उपन्यास से। झापड़ मारा कस के कि इतने दिन पढ़ा, उसके बाद ये करने के लिए गए थे परीक्षा में। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हैं ना, तो पहले सुपात्र होना चाहिए व्यक्ति। किसी कुपात्र से मत पूछ लीजिएगा, वरना अच्छा भला सही हो रहा होगा वो भी गलत करवा देगा। उससे ज्यादा अच्छा जो हमने अपने समय में एक आध बार किया, व्याख्या नहीं पहचान में एक आध बार, तो आप प्रसंग लिखिए मत, सीधे व्याख्या पे आ जाइए। जैसी कविता है, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से ली गई है, बात खत्म। लेखक का जिक्र है। इन पंक्तियों में लेखक ने भारत की स्वाधीनता से जुड़े हुए प्रश्नों का चित्रण किया है, खत्म। फिर लिखिए व्याख्या। लेखक कहता है, कवि कहता है, कवि ये भी कहता है, कवि वो भी कहता है। अब तो विशेष कवि ने कमाल ही कर दिया है। देखिए
जो है सो है, छोड़ो ना भाई। अब यूनिवर्सिटीज में नियम ये है कि व्याख्या वाले प्रश्न में 20% अंक होते हैं संदर्भ और प्रसंग के, यानी 10 में से 2, और बाकी 8 होते हैं कि व्याख्या कैसे लिखी, विशेष कैसे लिखा। तो यदि परीक्षक इस बात को समझता है तो आपके मैक्सिमम 2 नंबर काट लेगा और 8 में से मूल्यांकन कर देगा। 10 में से आप 5 लाते तो 8 में 4 लेंगे, ऐसा भी क्या है। हाँ, कुछ परीक्षक ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं इसको तो पता ही नहीं कहाँ से, ना ना ना, ना ये नहीं चलेगा, क्रॉस। कुछ ऐसे भी खड़ूस टाइप के लोग होते हैं, मनहूस टाइप के लोग, जो ऐसा कर देते हैं, लेकिन संयोग की बात है। तो जब कोई मामला फंसे तो क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां लेखक ने लिखी है, फिरा के लिखिए और काम चला लीजिए। क्या करें, जब एक आध प्रश्न फंसी गया तो काम तो चलाएंगे। छोड़ना एकदम नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी लिखेंगे तो कुछ तो मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर कुछ तो मिलेगा। परीक्षक को भी लगता है कि इतना अच्छा पेपर किया है तो 1-2 नंबर दे देते हैं। खाली छोड़ दिया तो चाह के भी नंबर दे नहीं पाएगा आपको, उससे नंबर देने का मौका दीजिए। तो कुछ लिख के आ जाइए कम से कम, ताकि 1, 2, 3 कुछ तो मिले। और हो सकता है कि अंत में वही 1, 2 या 3 नंबर आपकी जिंदगी की कहानी लिख दें कि 1 नंबर ज्यादा था इसलिए IAS बन गए, पीछे वाला IPS रह गया। और आप जिले के कलेक्टर हैं, वो SP है, आप उसको आदेश देते हैं उसी 1 नंबर की वजह से। व्याख्या वाला बात समझ में आ गई, पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो जो मैं आपसे कहानियां पढ़ने के लिए कह रहा हूं उसकी मूल वजह व्याख्या वाला प्रश्न है, और पढ़ेंगे तो फायदे मिलेंगे। चलिए, प्रेमचंद प्रसाद युग की शुरुआत 1915 से 1936 आप मान लीजिए इसको। ये प्रेमचंद ने पहली कहानी 1907 में लिखी, तो प्रेमचंद का करियर 1907 में शुरू हुआ, आप कह सकते हैं। लेकिन पहले वो उर्दू में लिखते थे, हिंदी में नहीं। उन्होंने बचपन में उर्दू पढ़ी थी, उर्दू में ज्यादा अभ्यस्त थे, और 1907 से 1915 तक वो उर्दू में ही लिखते रहे और देशभक्ति से भारी कहानियां लिखते थे उस समय। और उनका एक संग्रह छपा था, उसका नाम था सोज़े वतन। ये प्रश्न GS में भी आ सकता है कभी ना कभी। सोज़े वतन, सोज़े वतन को जब्त कर लिया गया था क्योंकि वो देश प्रेम से भरी कहानियां थी और अंग्रेजी शासन को, हुकूमत को सहन नहीं हो रही थी। तो 1915 के आसपास सोज़े वतन को जब पकड़ा गया तो कलेक्टर साहब ने प्रेमचंद को बुलाया अपने घर पे, कस के डांट लगाई। ये सरकारी नौकरी में थे उस समय, सरकारी स्कूल में टीचर थे। और कलेक्टर ने कहा भैया ऐसा है, नौकरी छीन लूंगा, जेल में डाल दूंगा। उस जमाने के कलेक्टर की ताकत आज के जमाने की तुलना में बहुत ज्यादा होती थी, आज भी कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है। उसको 3, 4, 5 से गुणा कर लीजिए, उस जमाने में कलेक्टर की ताकत इतनी ज्यादा होती थी। तो एक ही शर्त पे छोड़ा कि जितनी प्रतियां सोज़े वतन की हैं सारी हमारे पास जमा करवा दो, बाहर एक भी नजर नहीं आनी चाहिए। तो प्रेमचंद क्या करते, सारी प्रतियां जमा करवा दी। इसमें 5 कहानियां थी और पांचों की पांचों देश प्रेम से भरी हुई कहानियां थी। पर उनके भीतर कुछ सुलग रहा था कि ये क्या है, लेखक की स्वाधीनता क्यों नहीं है। तो अंत में उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि बहुत दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि धनपत राय यानी कि नवाब राय का देहांत हो गया है। धनपत राय कौन? प्रेमचंद खुद। जब वो पैदा हुए उनके पापा ने कहा इसका नाम धनपत राय होगा और ताऊ ने कहा इसका नाम नवाब राय होगा। दोनों नाम प्रसिद्ध थे उनके, धनपत राय ज्यादा प्रसिद्ध था। धनपत राय नाम से सोज़े वतन लिखी थी और इसलिए जब ये सब हुआ तो प्रेमचंद ने मजाक में कहा कि अब धनपत राय की मृत्यु हो रही है, अब उसकी आत्मा नया जन्म लेगी। और तब सोचते रहे क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, क्या नाम रखें। एक कहानी छपी बिना नाम की छप गई, वो भी नहीं चल सकता था। अंत में एक मित्र के सुझाव पर उनका नाम पड़ा प्रेमचंद, और प्रेमचंद नाम से 1915 में उन्होंने एक कहानी लिखी साउथ नाम की, जिसको उनकी हिंदी की पहली कहानी मान लेते हैं।
प्रेमचंद नाम से पहली कहानी नहीं है, हिंदी की उनकी पहली कहानी साउथ है, और इस दौर में वो प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध होना शुरू हो गए थे। तो प्रेमचंद हिंदी कहानी की दुनिया में साउथ से शुरू करके 1936 में उनकी लगभग अंतिम कहानी है कफन। तो मोटे तौर पर प्रेमचंद का इतिहास समझना हो तो साउथ से कफन तक का इतिहास देखना पड़ेगा, और इस प्रक्रिया में लगभग 300 के आसपास कहानियां उन्होंने लिखी है। ठीक है, और इन 300 कहानियों को पढ़ना हो, जीवन में कभी ऐसी इच्छा हो आपके, तो मानसरोवर नाम से एक संकलन है 8 खंडों में, उसमें सारी कहानियां संकलित थे मानसरोवर में। जहां तक जयशंकर प्रसाद की बात है, जयशंकर प्रसाद ने 1911 में कहानी लेखन शुरू किया, और ग्राम नाम की एक कहानी है जो उनकी पहली कहानी मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का ही युग लगभग एक साथ शुरू हुआ है, और इसलिए दोनों एकदम समकालीन है, और लगभग यही युग कविता में छायावाद कहलाता है। एकदम यही युग है छायावाद का भी। तो बहुत समानांतर कुछ रेखाएं चल रही हैं। जब आप कविता पढ़ेंगे फिर इसका लिंक हम समझेंगे उस समय, अभी तो हम कहानी पर स्थिर रहेंगे। यहाँ पे बात स्पष्ट हो गई। और प्रसाद की मृत्यु 1937 की शुरुआत में, तो वो भी लगभग 1936 तक ही अपने लेखन काल में लगे रहे। ये उन दोनों की बैकग्राउंड है। अब देखिए कि इनमें अंतर क्या है। मैं प्रेमचंद पर बाद में आऊंगा, पहले आऊंगा प्रसाद पर, क्योंकि प्रेमचंद पे जैसे ही हम आएंगे फिर हम पेपर 2 में घुस जाएंगे प्रेम मंजूषा के साथ। इन दोनों लोगों ने इस समय हिंदी कहानी की 2 धाराएं शुरू कर दी, और जो प्रसाद की धारा है वो प्रेमचंद की धारा से काफी अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रसाद जैसा बहुमुखी व्यक्तित्व कोई दूसरा हुआ ही नहीं, और बहुमुखी होने के मामले में तो आप मान सकते हैं कि ये बात ठीक है। प्रसाद सचमुच बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के आदमी थे। जब आप आईएएस का इंटरव्यू देंगे ना, आईएएस के इंटरव्यू में हिंदी साहित्य पर सबसे ज्यादा सवाल प्रसाद को लेकर पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछने वालों के दिमाग में प्रसाद बैठे हुए हैं। मतलब मैंने 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया, और 3 में से 2 बार प्रसाद के बारे में ठीक ठाक डिस्कशन हुई इंटरव्यू में। आखिरी इंटरव्यू में एक नंबर बहुत दबाव में थे, उन्होंने कहा, लंबा सवाल पूछा कि जयशंकर प्रसाद ने इतना लिखा, ये किया, वो किया, उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हिंदी साहित्य में, इस पर आपको क्या कहना है। प्रसाद बहुत प्रयोगधर्मी आदमी थे, खूब प्रयोग